हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑर्डर की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। एक दो दिन वीडियोस नहीं कर सका, इसी असना में एशिया कप का फाइनल भी हो गया है। और एशिया कप का जो फाइनल है जी, वो इंडिया ने जीत लिया है। और इंडिया आर द डिजर्विंग एशियन किंग्स राइट नाउ। और फाइनल बहुत ही माठा हुआ है जी, बिल्कुल मजा नहीं आया। पता नहीं श्रीलंका लेकिन भंग पी के आए सन या कोई इन्होंने रात दूध नहीं पीता सी या कि कोई कमी हो गई सी विटामिन या कैल्शियम की, कुछ समझ नहीं आया। आए हैं और कब वापस चली गई है पूरी टीम पता ही नहीं चला। मतलब अभी मैं मूड बना रहा था कि आज बैठते हैं थोड़ा श्रीलंका को थोड़ा चेयर अप बगल अप करते हैं, कुछ चेयर अप करेंगे, थोड़ा सा फाइट दे इंडिया को। तो अभी वो मूड बन ही रहा था कि पता चला कि श्रीलंका तो ऑल आउट होगी 50 के ऊपर, और मेरा यकीन करें कि समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या। तो खैर जी, सिराज उसने साबित किया है कि वो इस टाइम दुनिया के वन ऑफ द टॉप बॉलर्स में से एक बॉलर है। और मुझे ये काफी डेंजरस बॉलर लगता था। जो इनकी अल्टीमेट टेस्ट सीरीज हुई थी ना, जिसमें इसने डिसाइडर के अंदर आखिरी टेस्ट के अंदर 5 विकेटें भी ली थी, मुझे वहीं से इसके अंदर वो स्पार्क नजर आया था। और मुझे ये बहुत ही डेंजरस लगा था बॉलर। और मुझे ये चीज अंदर से फील आई थी कि ये काफी आगे जाने वाला बॉलर है और इसका जो टैलेंट है ना, वो इसे काफी ऊपर लेकर जाएगा। और दिन ब दिन हर नए मैच में, हर नए स्पेल के अंदर सिराज हमें और ज्यादा निखरा हुआ नजर आता है। मियाँ जी कहते हैं इसको, टीम के अंदर निकनेम इसका मियाँ जी है। तो मियाँ जी जो है ना, वो हर नए आने वाले दिन के साथ हमें बेहतर से बेहतर ही नजर आ रहे हैं। और सिराज ने बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया, लिटा दिया, सुला दिया बिल्कुल। और श्रीलंका के जो जनाजे उठे हैं, वो तकरीबन 50 रन के ऊपर ही सारे के सारे जनाजे उठा दिए। सिराज का कमाल तबाही स्पेल था, उसने एक ही ओवर में स्पेल के अंदर 4 विकेटें मिली हैं। वुड यू बिलीव दैट? और दैट टू इन एशिया कप फाइनल। तो यहां से आप हिसाब लगाएं कि कितनी तबाहकुन बॉलिंग थी। और वन ऑफ द बेस्ट आप समझ लें कि ओपनिंग बॉलर का ये स्पेल था, डेविस्टेटिंग स्पेल था। ऐसा स्पेल बहुत ही अरसे बाद हमने हमें देखने को मिला है। हम ये देखा करते थे पहले मिचेल जॉनसन की सूरत में, स्टार्क अपनी प्राइम के ऊपर इस तरह के स्पेल करते थे, डेल स्टेन इस तरह के स्पेल किया करते थे, डेविस्टेटिंग स्पेल्स जो होते थे, शॉन पॉलक होते थे, मैग्रा होते थे। तो इन्होंने, मैंने देखा कि टीमों को ऐसे ऐसे लुढ़काया हुआ है। लेकिन काफी अरसे बाद हमें जो है इंडिया की किसी पेस बॉलर की तरफ से इस तरह का स्पेल नजर आया। हाँ, जिस जसप्रीत बुमराह ने भी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ भी इस तरह का एक अच्छा स्पेल किया था ओडीआई के अंदर, 6 विकेट ली थी उन्होंने भी। लेकिन वो कंडीशंस और थी, ये कंडीशंस और थी, ये श्रीलंका की कंडीशंस थी, इंग्लैंड कंडीशंस थी। तो सिराज जो है ना, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब जसप्रीत बुमराह बाहर हुए हैं, 1 डेढ़ साल वो बाहर रहे हैं, तो सिराज ने लीड किया है इस बॉलिंग अटैक को, ना कि मोहम्मद शामी ने। तो सिराज ने साबित किया है कि वो इस टाइम जो है अपनी प्राइम के ऊपर है, और इस टाइम वो बुमराह से भी ज्यादा इफेक्टिव है। बुमराह अभी टाइम लगेगा, बुमराह अपना असल बुमराह बनते बनते थोड़े बहुत उसे मैचेस गेम टाइम और चाहिए। लेकिन सिराज ने भाई कमाल है, सलूट है मियाँ जी आपको, क्या स्पेल डाला आपने। और श्रीलंका को बिल्कुल आपने जो है ना सुला दिया उनको कि भाईजान तुम की करना है, जाओ वापस। जो बंदा आ रहा है उन चपेड़ मार के वापस, जो बंदा आ रहा है उन चपेड़ मार के वापस। चपेड़ा ही है ना, ये लड़ाई हो रही थी, सिराज अकेला खड़ा था और वो एक चपेड़ मारता था वो गिर जाते थे, एक चपेड़ मारता था वो गिर जाते थे। 6 विकेटें सिराज ने ली हैं जी, 3 विकेटें हार्दिक पांड्या ने ली हैं, 1 विकेट जो है वो बुमराह ने भी ली है। तो इस तरह जी कर करा के 50 पे ऑल आउट हुए हैं। 7वें ओवर में इंडिया ने ये टारगेट चेस कर लिया, 10 विकेटों से एशिया कप का जो है विजेता बना। और 8वीं दफा इंडिया ने एशिया कप का टाइटल जो है वो जीत लिया है। और देख लें आप कि एशिया कप के फाइनल होते ही श्रीलंका और इंडिया के मबैन है ज्यादा। पाकिस्तान ने तो सिर्फ 4 ही फाइनल खेले हैं, सिर्फ 16 एडिशन में से 4 फाइनल ही पाकिस्तान ने सिर्फ खेले हैं। बाकी हमेशा इंडिया और श्रीलंका ही खेलते हैं ज्यादा। बांग्लादेश ने भी 3 एक फाइनल खेले हुए हैं। तो इंडिया जो है वो एशिया कप का चैंपियन बन चुका है जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। अब ये भी हिसाब लगाएं कि दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम, और वर्ल्ड कप इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। 5 अक्टूबर को पहला मैच है, और उससे पहले इनकी इंजरीज जो कंसर्न थे वो भी हमें सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं कि बुमराह की वापसी हो गई है। केएल राहुल जिसपे बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे, केएल राहुल ने ना सिर्फ वापसी की है बल्कि वापसी के ऊपर एक बहुत बड़े प्रेशर मैच के अंदर अगेंस्ट पाकिस्तान उसने सेंचुरी भी लगाई है। तो ये होता है एक चैंपियन खिलाड़ी का कमबैक कि जब वो वापस आता है। और जब आप पर इतना बैक किया जा रहा होता है, इवन इंडियन मीडिया में भी इस चीज की तकीद हो रही थी कि केएल राहुल में ऐसी क्या खास बात है कि उसको टीम मैनेजमेंट, उसको कैप्टन, कोचिंग स्टाफ इतना बैक कर रहे हैं, इतना बैक कर रहे हैं। तो उसने वो चीज आगे अपनी वापसी पे जो है, इंजरी से कम बैक पे जब उसने आगे इनिंग्स खेली है पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसने साबित किया है कि भाई वो एक बड़ा प्लेयर है। अगर उसको बैक किया जा रहा था तो किसी वजह से किया जा रहा था। तो केएल राहुल का इशू भी जो है रिजॉल्व हो चुका है। ईशान किशन का जो था सिस्टम कि बैकअप विकेट कीपर कौन होगा, ईशान किशन क्या करेंगे, जो भी है उसने भी पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करके थोड़ा सा हौसला दे दिया कि भाई मैं भी हूं। तो अब शेरियस अय्यर का थोड़ा सा कंसर्न अभी भी रहता है। अदरवाइज मेरे ख्याल में इंडिया इज द मोस्ट कंप्लीट टीम जो है इन दिस आईसीसी टूर्नामेंट, जो है वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट टीम्स के अंदर आएगी, जिसके पास बेहतरीन पेस अटैक है, बेहतरीन स्पिन अटैक है, कुलदीप यादव जिसको लीड कर रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या की सूरत में। और बैटिंग तो आपको पता ही है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, बेहतरीन, यानी कि उनका सिस्टम है। ये तीन, अगर रीढ़ की हड्डी मैं बताऊं तो ये तीन लोग हैं इनकी टीम के अंदर, इनकी बैटिंग के अंदर। शुभमन गिल जो है उभरता हुआ नौजवान
उसने भी एशिया कप के अंदर अपनी जो है वर्थ है उसको साबित किया और वो टॉप रन गेटर भी रहा है इस एशिया कप का, जिसमें उसने एक सेंचुरी भी स्कोर की है लास्ट मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश। गो के इंडिया वो मैच हार गया, लेकिन उसने सेंचुरी स्कोर की और विल दिखाई, टेम्परामेंट का मुजाहरा किया, टेम्परामेंट भी दिखाया उसने। तो एशिया कप के मामला खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान ने सुपर 4 के अंदर 4 टीमों में आखिरी नंबर पे फिनिश किया है, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान मैनेजमेंट टीम। मैच जो पाकिस्तान हारा है श्रीलंका से, तो इसके बाद बड़ी आपने मीडिया पे ये न्यूज सुनी होगी कि जी शाहीन वर्सेस बाबर, कि शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम की कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है ड्रेसिंग रूम में। बताया इस तरह जा रहा था कि बाबर आजम आफ्टर द मैच ड्रेसिंग रूम में कुछ वैसे वो तकरीर करते हैं, तो उस तरह की कोई तकरीर कर रहे थे। तो उस तकरीर के दौरान जो है वो तनकीद कर रहे थे सीनियर खिलाड़ियों पे कि यार अपने आप को थोड़ा स्टार समझना वजना बंद करो और परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, क्योंकि जो सीनियर खिलाड़ी है उनकी तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही परफॉर्मेंस की मद के अंदर। तो जब ये इस तरह की बातें हो रही थी तो शाहीन शाह अफरीदी ने टोका बाबर आजम को और उनको कहा कि भाई एटलीस्ट आप उन लोगों को तो प्रेस करें जिन्होंने परफॉर्म किया है, जिन्होंने मेहनत करके परफॉर्मेंस दी है, कम से कम उनको तो इस सब के अंदर ना रख लेना। तो बाबर आजम को इंटरप्शन कहते हैं द्रोह बर गर्दन रावी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम को इंटरप्शन पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि भाई मुझे पता है कि कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इस तरह की बातें मीडिया में आई, बकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, प्रोग्रामों के अंदर, प्राइम टाइम के अंदर ये बातें डिस्कस हुई हैं, ये इशू को कि भाई ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो चुका है और टीम के अंदर खिलाड़ियों की कुछ अनबन सी हो गई है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि इनकी यूनिटी काफी अच्छी है और अगर हीट ऑफ द मोमेंट में बाबर आजम किसी को कुछ कह भी देंगे तो कोई माइंड नहीं करेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जितनी इनकी यूनिटी बनी हुई है, यूनिटी की हद तक तो टीम ठीक है, लेकिन सर परफॉर्मेंस की हद तक आप 0/सन्नाटा है और परफॉर्मेंस कुछ भी निकल के नहीं आई। हालांकि अभी भी हम नंबर 1 ओडीआई रैंक टीम है, लेकिन हम श्रीलंका से भी मैच हार के एशिया कप से बाहर हुए हैं। तो ये आप जहन में रखिएगा कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप हमारा क्या हशर हुआ है, हमारा इंडिया ने क्या हशर किया है। श्रीलंका ने भी हमें मैच हरा दिया, बांग्लादेश के खिलाफ हम मैच 192 40 ओवर में चेस करके जीते। तो हमारी टीम में काफी मसले मसाइल हैं। नसीम शाह इंजरी का शिकार हो गए हैं और वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर आपको कोई ये लॉलीपॉप देने की कोशिश करे कि हाँ वो कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे वर्ल्ड कप के, तो आप इसमें मत आइएगा। नसीम शाह वर्ल्ड कप से भी बाहर हैं और इसके बाद जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है उससे भी बाहर हो चुके हैं। तो अब नसीम शाह के रिप्लेसमेंट में कौन आता है इसका तो पता चल जाएगा आपको, मंगल या बुध को टीम अनाउंस हो जानी है वर्ल्ड कप की, तो उसका तो आपको लग जाएगा पता। तो इंजरीज आ चुकी हैं, हारिस रऊफ भी इंजर्ड हैं ऑलमोस्ट, शाहीन शाह अफरीदी की उंगली पे बॉल लगी हुई है, आगा सलमान को इधर आंख के नीचे बॉल लगी हुई है। तो एक तो हमें इंजरीज ने आ लिया, दूसरा हमसे परफॉर्मेंस नहीं हुई और इंडिया ने जो मोरल डेंटिंग डिफीट हमें दी 228 रन से, तो मेरे हिसाब से उसने तोड़ा है पाकिस्तान को, उसने हौसले भी पस्त किए हैं। और वो जो लिखा जो हम अक्सर देखा करते थे कि इस तरह की डिफीट के बाद पाकिस्तान ने हमेशा कमबैक किया और बड़ा अच्छा कमबैक किया, सरप्राइज कर दिया सबको, तो वो हमें देखने को नहीं मिला। इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो जो डिफीट थी अगेंस्ट इंडिया वो कितनी बड़ी थी और उसने हमारे टीम के खिलाड़ियों के जहनों पे किस कदर गहरे नकूश जो हैं वो छोड़े हैं। तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान की टीम वापस आ चुकी है, एशिया कप खत्म हो चुका है, एशिया कप की परफॉर्मेंस सबके सामने है। तो क्या हमारी जो 15 का स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए वो क्या होना चाहिए, क्या न्यूज आ रही है, क्या बातें हो रही हैं नसीम शाह के रिप्लेसमेंट के ऊपर। इसके अलावा हमें कोई प्रॉपर स्पिनर चाहिए, ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शादाब खान को शायद वाइस कैप्टेंसी से हटाया जा रहा है। ये भी एक अफवाह ही है, इसको एक प्रॉपर खबर नहीं है, लेकिन इस तरह मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि इस तरह की बातें भी हो रही थी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का जो एक्सपेक्टेड वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो क्या होना चाहिए और किस किस खिलाड़ी की आमद मुतवक्के है इस 15 के अंदर, के बारे में बात करते हैं जी। सबसे पहले जो मेन मसला है हमारा वो है नसीम शाह की इंजरी का। तो इशू ये बना हुआ है कि नसीम शाह की रिप्लेसमेंट में कौन आएगा। 4 नाम जेर गौर हैं जी, जमान खान, शाहनवाज दानी जो अभी एशिया कप में दोनों ये बैकअप के तौर पर भी गए थे। इसके अलावा जो बात हो रही है वो अरशद इकबाल है, एक फास्ट बॉलर हमारा, अरशद इकबाल की बात हो रही है कि इसको भी लिया जा सकता है और हसन अली भी इसमें शामिल है। तो ये 4 बॉलर्स हैं जी, आप नोट कर लें जी। जमान खान है और शाहनवाज धानी है, अरशद इकबाल और हसन अली है। अब आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि कौन सेलेक्ट होगा। दिल कह रहा होगा कि जमान खान, जी जी, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हसन अली जो हैं वो जाएंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर 15 के अंदर, रिप्लेसमेंट ऑफ नसीम शाह। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े टूर्नामेंट में जमान खान जैसे यंगस्टर को भेजने का रिस्क लिया जाएगा। हालांकि मेरे हिसाब से भेज देना चाहिए, बड़ा कॉन्फिडेंट बच्चा है और उसको कॉन्फिडेंस देंगे तो वो आपको डिलीवर भी करके देगा, टैलेंट तो है उसके अंदर और डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, वो हमने उसका मुजाहरा श्रीलंका वाले मैच में देख ही लिया। तो हसन अली इज द मेन कंटेंडर टू रिप्लेस नसीम शाह। तो हसन अली का चांस बन रहा है जी 15 में आने का। इसके अलावा 2 स्पिनर्स की बात हो रही है जी,
उसमें अबरार अहमद, जो मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद है, और इमाद वसीम। क्योंकि स्पिनर्स का बहुत इशू रहा है हमें पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि हमारे मिडल ओवर्स के अंदर हमारे जो स्पिनर्स हैं वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्पिनर्स नहीं है। हम ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, हम शादाब खान, नवाज को देखते हैं, या उसामा मीर एक प्रॉपर स्पिनर है, लेकिन वो भी, उसको भी ज्यादा फोकस अपनी बल्लेबाजी पे देना लग गया है वो भी बंदा। तो इसलिए जो प्रॉपर स्पिनर है ना, उसकी कमी है, जिसकी वजह से टीम्स जो है क्या करती हैं कि हमारे पेसर्स को विकेटें बचाने की कोशिश करती हैं, और उन्हें पता है कि अगर एक दो विकेटें हो भी गई तो इनका जब मिडल ओवर्स का फेज आएगा तो हम दोबारा कंसोलिडेट करके मैच के अंदर वापस आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की टीम का, जो इस तब डिबैकल हुआ इस वक्त उसका, कि हमारे स्पिनर्स इफेक्टिव नहीं थे। इवन इन एशिया, श्रीलंका जहां पे जन्नत समझी जाती है स्पिनर्स की, जहां स्पिनर्स राज करते हैं, तो वहां पे भी हमारे स्पिनर्स बिल्कुल इफेक्टिव साबित नहीं हुए। तो इस सूरत के अंदर इमाद वसीम, जो कि इस टाइम कैरेबियन प्रीमियर लीग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वहां खेल रहे हैं, अपनी टीम को मैचेस भी जितवा रहे हैं बल्ले से भी, बॉल से भी, तो इमाद वसीम को कंसिडर किया जा रहा है विद अबरार अहमद, और शायद इन दोनों को इंक्लूड कर लिया जाए, या शायद इन दोनों में से एक को। अगर इन दोनों में से किसी एक को इंक्लूड किया जाने का चांस हुआ तो आपको पता ही है कि कौन आएगा। अबरार आ जाएगा, इमाद का थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इमाद वसीम और बाबर आजम की थोड़ी टसल है काफी अरसे से, और इसी वजह से इमाद वसीम टीम से भी बाहर है। तो ये दो बंदे हो गए। फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट आपको बता दिया, स्पिनर्स का बता दिया कि कौन से दो बंदे कंसिडरेशन के अंदर है। तो ये मेन प्रॉब्लम है, तो इसी को सॉर्ट आउट करके 15 का स्काउट मंगल या बुध को अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के बड़े मसले चल रहे हैं, प्लेयर्स और मैनेजमेंट के दरमियान अभी तक तय नहीं हो पाया। 2.5 महीने से प्लेयर्स हैं उनको कोई तनख्वाह नहीं मिली, कोई पैसे नहीं मिले उनको, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया हुआ उन्होंने। तो 2.5-3 महीने का अरसा होने वाला है। ये भी एक कंसर्निंग चीज है, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है और हमारे प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं हुआ। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के मसले चल रहे हैं। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के जो मसले मसाइल है वो है क्यों, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ जी। सबसे पहला मसला तो ये चल रहा है कि प्लेयर्स ने पीसीबी को इस चीज के बारे में आगाह किया है कि जी जो आप उनकी वीडियोस और पिक्चर्स एनएफटीज की मद में जो पैसे आप लेते हैं, जो कमाते हैं, उनके एनएफटीज में कन्वर्ट करके उनको, ये डिजिटल करेंसी है, तो उसका भी उन्हें हिस्सा चाहिए। तो वो आप सारे का सारा खुद ही ले लेते हैं, उसमें हमारा हक है, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारी वीडियो होती है, हमारी पिक्चर होती है। तो एक तो ये चीज चल रही है। दूसरा मसला ये चल रहा है कि पीसीबी ने कुछ ऐसे रूल्स इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए हुए हैं जो प्लेयर्स के लिए काबिल कबूल नहीं है। जैसा कि ज़का अशरफ ने कहा है कि जी पीएसएल के अलावा 2 लीग और खेलने की इजाजत होगी, और इसका जो एनओसी इशू करेगा वो चीफ सिलेक्टर करेगा, जैसे इंजमामुल हक है इस टाइम। और सोने पे सुहागा कि इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर किसी भी वक्त उस एनओसी को कैंसिल कर सकते हैं, और इसकी कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलेगी प्लेयर्स को। तो ये एक ज्यादा ही की बात लग रही है कि ये तो गलत बात है कि कंपनसेशन, अगर आप किसी प्लेयर को एक अच्छे मुआहदे से एक बड़ी लीग खेलने से रोकते हैं तो आप उसको कंपनसेट तो करेंगे भाई, क्योंकि आप किसी का रिस्क पे कैसे पाबंदी लगा सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं। तो कंपनसेट पूरी दुनिया में किया जाता है। तो वो भी उस वजह से भी मेन इशू चल रहा है कि आप कंपनसेशन भी नहीं देंगे, एनओसी भी आप जब मर्जी कैंसिल कर दें, तो ये प्लेयर्स जो है इस पे एग्री नहीं कर रहे। तो और जो इसके अलावा है कि पीसीबी ने कहा है जी आप हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जो मेन स्पॉन्सर्स हैं, उनके लिए आपको हर प्लेयर को टाइम निकालना पड़ेगा, और उनकी एड्स और उनकी मार्केटिंग के लिए आपको 6-6 घंटे निकालने पड़ेंगे। मतलब ओवरऑल आप एड देखें कितनी को देर का होता है। तो वो भी प्रॉब्लम है कि बाउंड कर रहे हैं उनको स्पॉन्सर्स का। और इसके अलावा जो कंसर्न, जो बड़ी बात है कि एक प्लेयर का किसी भी प्राइवेट प्रोडक्ट, जो कोई भी प्रोडक्ट है, उसके साथ मार्केटिंग के लिए उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं हो सकेगा, अब वो कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी के थ्रू होगा। इवन के कोई फॉरेन लीग का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी पीसीबी के थ्रू होगा, और अगर इन्होंने प्राइवेट मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो भी पीसीबी के थ्रू होगा। तो प्लेयर्स जो है काफी ज्यादा मसले मसाइल हैं इसमें। ग्रुप्स भी सुना है बने हुए दो, कि कुछ प्लेयर्स कहते हैं कि यार कर लो साइन, और जो मेन बड़े प्लेयर हैं बेसिकली वो मान नहीं रहे। तो आपको पता है कि इस टाइम जो बड़े प्लेयर्स में शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम वगैरह, शादाब खान वगैरह, तो ये थोड़ा सा इन्होंने अटकाई हुई है ये बात। फखर जमान भी उसके अंदर शामिल है। तो इस वजह से जो है ये मसले मसाइल चल रहे हैं, और 2.5 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, और अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो साइन नहीं हुए हैं। तो ये मसले मसाइल टीम में चल रहे हैं। लड़ाई झगड़ों की खबरें भी आपने सुन ली होंगी ड्रेसिंग रूम के अंदर। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के मसले चल रहे हैं, पीसीबी के अपने मसले खत्म नहीं हो रहे। ज़का अशरफ साहब इलेक्शन नहीं करवा रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप तक वो रह जाएं। मतलब कह तो रहे हैं अदालत को कि मैं इलेक्शन करवाता हूँ, लेकिन वो टाल रहे हैं। उनको पता है कि वर्ल्ड कप आ चुका है, तो ये वर्ल्ड कप में देखूँ, वर्ल्ड कप तक रहूँ, इंडिया जाऊँ, सब मजे लूटूँ, ये वो, तो उसके बाद आके इलेक्शन की डेट वगैरह दे देंगे। उसके अलावा जो है उनकी डिग्री का भी केस चल रहा है, ग्रेजुएशन की डिग्री का भी, फेक डिग्री का भी उन पे है केस। तो अगर वो खुद बनना चाहते हैं पीसीबी के चीफ, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इसके बाद, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी डिग्री का इशू है, क्योंकि वन हैव टू बी ग्रेजुएट इन ऑर्डर टू बिकम अ पीसीबी चेयरमैन।
तो ये सारे मसले मसाइल हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड एशिया कप से पहले जिस तरह हमें लग रही थी कि फ्लरिश कर रही है, और हमारी टीम तो क्या ही बात है, दुनिया का लीथल पेस अटैक हमारे पास है, स्पिनर्स हमारे पास हैं, बैटर्स हमारे पास हैं, और बल्ले बल्ले थी हमारी टीम की। तो एशिया कप ने ऐसी कलई खोली है, ऐसी हमारी आंख खोली है कि अब वो दोबारा नींद ही नहीं आ रही। ठीक है ना, तो इस तरह समझ लें आप। तो अब लग रहा है वर्ल्ड कप में तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, हमारी टीम के साथ होगा क्या वर्ल्ड कप के अंदर। तो डर ही लग रहा है जी। जिस तरह की क्रिकेट अभी हमने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड न्यूजीलैंड की सीरीज की देखी है, तो डर लग रहा है, यकीन करें। और देखें अब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 400 प्लस रन मार दिए एक मैच के अंदर। और मैच, और कल वाला मैच में 300 से प्लस मारा उन्होंने, तकरीबन हर मैच ही ऐसे जा रहा था उनका। और साउथ अफ्रीका का आप देखें कि जिसको कुछ चांस ही नहीं दे रहा, उसने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज ठोक दिया। गो कि ऑस्ट्रेलिया की मेन बॉलिंग नहीं खेल रही थी ये सीरीज, लेकिन फिर भी दो मैचेस पहले हारा है साउथ अफ्रीका सीरीज को, और फिर 3 मैचेस लगातार जीता है और ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है उन्होंने। तो बड़ी बात है जी। और इस सीरीज से उन्होंने भी घंटियां तो बजाई हैं, लाजमी बात है, घंटियां तो बजी होंगी। तो कि वर्ल्ड कप में भाई हम भी हैं, कोई भी हमें टॉप 4 में नहीं देख रहा। सारे कह रहे हैं जी इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई कह रहा है पाकिस्तान, कोई कह रहा है श्रीलंका। तो साउथ अफ्रीका को कोई भी चांस नहीं दे रहा था। तो अभी मैं आपको आज मेरी बात याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा सरप्राइज आपको साउथ अफ्रीका करेगी, और मेरी टॉप 4 के अंदर साउथ अफ्रीका भी मौजूद है। तो ये देखें कि सीरीज और किस लेवल की क्रिकेट हो रही है, ओडीआई की, किस जो है आप कहते हैं ना मॉडर्न डे अप्रोच, मॉडर्न डे अप्रोच। तो इस मॉडर्न डे अप्रोच को किसने देखना है, तो वो ये सीरीज लाजमी देखें। और इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी आप लाजमी देखें, जिसमें एक मैच में बेन स्टोक्स ने 182 रन भी बनाए हैं। और आपने जो जिसमें 400 रन बने हैं, उसमें जरूर देखें चौथा जो मैच है ओडीआई, जिसमें हेनरिक क्लासन ने जो है कोई 170-75 रन की इनिंग खेल दी है भाई, 70-72 बालों पे खीर कर दिया है उसने, तो बर्बाद करके रख दिया। यकीन करें इस लेवल की ब्रूटल हिटिंग उसने की है ना हेनरिक क्लासन ने, कि मैं कहता हूं कि कानों को हाथ लग जाएंगे आपके भी, और तरस आने लगेगा आपको ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के ऊपर। और एडम जैम्पा को उस मैच में कोई 10 ओवर में 113 रन पड़े हैं, मतलब कोई विकेट भी नहीं। बहुत धुलाई हुई है उस दिन मिलर ने और क्लासन ने, तो आत्मा रोल कर रख दी ऑस्ट्रेलिया की। तो वर्ल्ड कप इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। 23 तारीख को, 23 सितंबर को पाकिस्तान ने इंडिया रवाना हो जाना है। 27 सितंबर को पाकिस्तान ने अपना पहला वार्म अप मैच भी खेलना है। और दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, टाइम थोड़ा है, मुकाबला सख्त है। पाकिस्तान ने अभी तक वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। आज मैं जब भी वीडियो बना रहा हूँ, सोमवार का दिन है, और एक्सपेक्टेड ये है कि अगले 2 दिनों के अंदर अंदर वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। जो लड़के कंसिडरेशन में थे उनका भी मैंने आपको बता दिया है। ड्रेसिंग रूम की खबरें जो थी उस पर भी मैंने अपनी राय आपको दे दी है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज पे भी बात हो गई है, एशिया कप के ऊपर भी बात हो गई है। तो उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इंशाल्लाह आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, अच्छे अच्छे जो है प्रोग्राम और उसके बारे में अच्छी अच्छी आपको टीमों के बारे में अपडेट्स जो है वो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे देता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी जब भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए और आपको पता चल जाए कि मेरी वीडियो अपलोड हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका होस्ट अली रजा। मिलते हैं इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।